हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री को देख रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक था वो भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बंगाल के बारे में पूरी तरह से कवर कर लिया था, पूरी बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवध के बारे में। यहाँ से प्रश्न सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अवध के बारे में देखें तो इसके संस्थापक या पहला नवाब सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, जो कि 1722 से 1739 तक नवाब बना रहा। ठीक है, कहने का मतलब अवध का जो संस्थापक कह सकते हैं या उसका पहला नवाब कह सकते हैं, उसका नाम क्या था? सआदत खां बुरहान उल मुल्क था, जो कि 1722 से 1739 तक नवाब बना रहा। उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करता था। ठीक है, उस समय अवध की राजधानी क्या हुआ करता था? तो फैजाबाद हुआ करता था। यह एक ईरानी सरदार हुआ करता था। ईरानी सरदार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? तो सआदत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, वो ईरानी सरदार हुआ करता था। यह नैसापुर के सैयदों का वंशज हुआ करता था। यह जो था वह नैसापुर के सैयदों का वंशज हुआ करता था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि वह ईरान से था। फिर बात करें तो 1739 से 1754 तक अवध का अगला नवाब सफदरजंग को बनाया गया। ठीक है, 1739 से 1754 तक अवध का अगला नवाब कौन बना? तो सफदरजंग बना। यह जो था यह सआदत खां का भतीजा एवं दवा था। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही इसे अवध का नवाब घोषित किया गया था। ठीक है, फिर आगे बात करें तो 1748 में इसे मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा इसे वजीर बना लिया गया और अहमद शाह से ही इसे इलाहाबाद प्राप्त हुआ। लेकिन 1753 में इसे मुगल बादशाह द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, आप एक एक लाइन को कनेक्टेड है ये सारी लाइनें, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। आगे बात करें तो अवध का अगला नवाब सुजाउद्दौला बना, जो कि 1754 से 1775 तक रहा। फिर 1759 में इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी, और शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था उसका नाम क्या था? अली गौहर था। फिर हम बात करते हैं आगे तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुआ। और इस युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर बात करें आगे तो 1763 में इसने मीर कासिम को भी शरण दी। सर का युद्ध हुआ, और यह युद्ध कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, उसके बारे में देखें। तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला ये दोनों एक साथ थे, और ये इनका युद्ध जो हुआ हेक्टर मुनरो के साथ हुआ। फिर भी ये तीनों एक साथ रहते हुए भी हेक्टर मुनरो क्या किया? इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हो गई। फिर बात करते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। फिर 1773 में बनारस की संधि हुई, और बनारस की संधि किसके बीच हुई? तो वो सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। ठीक है, बनारस की जो संधि हुई 1773 में। आगे हम बात करें तो 1775 में एक संधि हुई थी जिसे फैजाबाद की संधि कहते हैं, और इस संधि के तहत अवध के नवाबों के बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की। इसके बाद अवध का अगला नवाब असफउद्दौला बना, जो कि ये 1775 से 1797 तक रहा, और इसी के शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि एक एक लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कब क्वेश्चन कैसे निकल जाए और बन जाए, और एक एक लाइन से क्वेश्चन कैसे बनाकर एग्जामिनर पूछता है, वो जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार से ये सभी लाइनों से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। ठीक है,
और मैं हिस्ट्री का कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा तो एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ। हो सके आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई आए, लेकिन आप एक दो बार सुनेंगे मेरी बातों को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और साथ साथ मैं जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर भी हो जाएगी कि इस सब्जेक्टिव से प्रश्न ऑब्जेक्टिव कैसे निकाल के बनाया जाता है। हम बात करें आगे, तो 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उदौला के द्वारा ही करवाया गया। और क्यों करवाया गया, तो मुहर्रम मनाने के लिए, ठीक है, मुहर्रम मनाने के लिए ही लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया गया था। और ये बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आसफ उदौला के द्वारा कराया गया था। कब करवाया गया था, 1784 में कराया गया था। और क्यों कराया गया था, तो मुहर्रम मनाने के लिए, ठीक है। इसमें एक भी स्तंभ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसमें एक भी स्तंभ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे बात करें तो अब अवध का अगला नवाब वजीर अली बना, जो कि वो 1797 से 1798 तक रहा। फिर अगला नवाब सआदत अली खां बना, जो कि 1798 से 1814 तक रहा। और इसके द्वारा इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। तो 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में यह अवध का प्रथम नवाब था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके बाद अवध का अगला नवाब गाजीउद्दीन हैदर अली खान बना, जो कि 1814 से 1827 ईस्वी तक रहा। इसे लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा बादशाह की उपाधि दी गई थी। फिर बात करें आगे, तो अवध का अंतिम नवाब हुआ वाजिद अली शाह। अवध का जो अंतिम नवाब हुआ कौन हुआ, वाजिद अली शाह हुआ, जो कि 1847 से 1856 तक रहा। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनी हड़प नीति के तहत अवध को हड़प लिया गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनी हड़प नीति के तहत क्या किया गया, अवध को हड़प लिया गया और इसे कलकत्ता में नज़रबंद करके रख दिया गया। तो ये चीज़ें थी, हम लोगों ने स्वतंत्र राज्यों का उदय, भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने आज अवध के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग आगे कवर करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप जब प्रीवियस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारा हिस्ट्री से पूछता है तो हिस्ट्री का पूरा कवर आपका हो जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।